Hello everyone, welcome to सरकारी. Today we discuss एक मार्क न्यूज़पेपर. राशन कार्ड को निवासियों का प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता. हाई कोर्ट. राशन कार्ड का प्रयोग जन वितरण प्रणाली के लिए किया जाता है ताकि जो सामग्री सरकार द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उसको दिया जा सके. तो इसे आवास के लिए या प्रमाण पत्र के लिए नहीं प्रयोग किया जा सकता. उसके लिए रेजिडेंस सर्टिफिकेट ही प्रयोग में आएगा. कृत मेगा मिशन के लिए 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए की ऐलान किया है केंद्रीय मंत्रालय ने. इसका इस धन का इस्तेमाल किया जाएगा कंप्यूटर ढांचे को सृजन करने के लिए, जिसमें जीपीयू वाली सुपर कंप्यूटर क्षमताएं का उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा राष्ट्रीय डेटा प्रबंधन अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो डेटा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए और एआई के विकास के लिए जितनी भी तकनीकी और तैनात की जरूरत होगी उन सभी के लिए उपलब्ध होगा. कल्पमेधा. शब्दों में शब्दों के मायने जो कागज पर लिखे होते हैं उससे कहीं अधिक होते हैं. उन्हें गहराई को समझने के लिए मानवीय अभिव्यक्ति की जरूरत पड़ती है. प्रेरणा, आप ऐड करोगे इसमें कुछ? दिव्या जी, इसमें हम एक्सप्रेशन की इम्पोर्टेंस की बात कर सकते हैं कि अगर कोई चीज लिखी भी होती है तो पूरी तरह से हम मतलब नहीं समझ सकते. जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, एक्सप्रेशन वगैरह, वो भी मैटर करता है कम्युनिकेशन में, किसी भी आइडिया की. हाँ, और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर सकते हैं, जो भी चीजें उनमें लिखी है उन जो कागज पे लिखे होने से ज्यादा जब वो प्रैक्टिकली यूज होती हैं तो उन चीजों के मायने कहीं अधिक होते हैं, चाहे वो संविधान से संबंधित हो या फिर हम यूएन चार्टर की बात करते हैं जिसमें यूनिवर्सली इक्वालिटी की बात की जाती है और वो सभी चीजों को कहा जाता है. तो कागज पे जो चीजें लिखी हुई है उनसे कहीं अधिक मानव अभिव्यक्ति, हम उनको किस तरह से प्रयोग करते हैं, उनको किस तरह से अपनाते हैं, वो चीजें जरूरी है. Divya, I will share. Okay, I hope the screen is visible. यस मानसी जी कैन आई टेक दिस फर्स्ट, फिर आप हाँ, ऐड ओके, करें. sure. ठीक है. ओके. तो दिस आर्टिकल इज रिगार्डिंग सर्विकल कैंसर फ्री फ्यूचर. तो एज यू नो दैट सर्विक्स एक पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का. तो दिस इज रिगार्डिंग दिस. एज 8 मार्च जो है वो विमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं हम. दिस इज द रीजन दैट मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स आर रिगार्डिंग विमेन स्पेसिफिक इश्यूज. एंड इसी में ये हेल्थ स्पेसिफिक इशू है रिगार्डिंग द डिजीज ऑफ सर्विकल कैंसर, जिसके लिए वैक्सीन बनाई गई है, दैट इज एचपीवी वैक्सीन. जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है वो कॉज करता है सर्विकल कैंसर को. एंड इन दिस एक जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है 90-70-90. तो सबसे पहले वैक्सीनेशन इम्पोर्टेंट है क्योंकि वैक्सीनेशन से हम डिजीज को ही प्रिवेंट कर सकते हैं. उसके बाद स्क्रीनिंग इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर सपोज इन्फेक्शन हो भी जाए तो एटलीस्ट विल हैव द डेटा. एंड थर्ड, ट्रीटमेंट के ऊपर बात होती है कि अगर एक्चुअल में इन्फेक्शन हो गया एंड स्क्रीनिंग के बाद अवेयरनेस हो गई है कि हाँ द पर्सन इज इन्फेक्टेड, देन दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट. इसीलिए 90% ऑफ द गर्ल्स to be fully vaccinated with the HPV vaccine by age of 15, because mostly जो ये contacts होते हैं ये 15-14 एज के बाद ही स्टार्ट होते हैं, इसीलिए पहले वैक्सीनेट करना इम्पोर्टेंट है. देन लेटर ऑन सेकेंड में 70% ऑफ women to undergo cervical cancer screening test by the age of 35 and 45, बिकॉज अगेन आफ्टर दैट चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं बिकॉज द मेन जो पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो इन्हीं एज में ज्यादा यूज होता है. देन लेटर ऑन इट्स अबाउट 90% women to be treated.
उसके बाद हम बात करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में वर्ल्ड के कैसे जो ये एचपीवी वैक्सीनेशन है इसने सक्सेसफुल किया। जैसे कि हम भूटान की बात कर सकते हैं यहाँ पे, कि सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट करा था, एंड ऑल्सो इन बॉयज में भी, बिकॉज स्पेसिफिकली इंडिया में करेंटली ये सिर्फ वुमेन से रिलेटेड है, बट बॉयज को करेंगे तो ओवरऑल बेटर प्रोटेक्शन होएगा। एंड यहाँ पे सिक्किम मॉडल की जब हम बात करते हैं, इंडिया की स्पेसिफिक बात करें तो इसमें 90% वैक्सीनेशन कवरेज है ड्यूरिंग इट्स कैंपेन रोल आउट इन 2018। तो बहुत टाइम पहले विद द गुड अवेयरनेस, हर जैसे टीचर्स को भी, पेरेंट्स को भी, गर्ल्स को भी, वो हेल्थ वर्कर्स को भी अवेयर करके दे इनिशिएटेड एंड एग्जीक्यूटेड दिस प्लान। फिर जो एचपीवी वैक्सीन है, सर्वावैक नाम है इसका, देन ये बनाई गई थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के कोलैबोरेशन से, एंड 2000 इसका प्राइस है। फिर इंक्लूसिविटी और एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन अगेन यहाँ पे डेटा से रिलेट करें इसी पूरे प्रोसेस को, तो यूविन एक पोर्टल है, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री पोर्टल। इसमें जितने भी इम्यूनाइजेशन हो रहे हैं कंट्री में, जैसे कि कोविन है उसी के रिलेशन में जितने भी इम्यूनाइजेशन हो रहे हैं उन सबको हम नोट कर सके, बिकॉज डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्यूचर के लिए भी, एंड कितना प्रोग्रेस हो चुका है उसके लिए भी। लेटर ऑन बाकी सारे उनकी बात करते हैं कंट्रीब्यूटर्स की, जैसे कि सोशल मीडिया, कम्युनिटी वर्कशॉप्स, और एक चैलेंज वैक्सीन हेजिटेंसी का भी है। तो ये बाय अवेयरनेस ही डोर टू डोर जाकर, जैसे आशा वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स की हेल्प लेकर के हमें सबको और ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं अवेयरनेस को, तो यहाँ एंड पे ऑल्सो इसको अगर हम पब्लिक प्राइवेट। राइट इसको इन शॉर्ट समराइज करें तो इम्पोर्टेंट चीज है एक 90-70-90 टारगेट ऑफ WHO। देन वी टॉक अबाउट सिक्किम मॉडल, तो वही दिखा रहा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड आउटरीच का कितना मेजर और इम्पैक्ट हो सकता है जस्ट मेयरली बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप उसको कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, कितना माइक्रो लेवल पे कम्युनिकेशन हो रहा है। देन इंडिया के इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स की बात कर सकते हैं, रवांडा अफ्रीका में, दैट्स इम्पोर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस यूविन प्लेटफॉर्म, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, हम लाइक कॉमनली यूज करते हैं कोविन, तो वी कैन यूज यूविन प्लेटफॉर्म फॉर सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन। एंड ये एग्जांपल है ओपन सोर्स का भी, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन। इसके अलावा वी आर सीइंग की चैलेंज वैक्सीन हेजिटेंस भी है, एंड इसको अगेन कम करने के लिए भी तो अवेयरनेस ही इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीन हेजिटेंसी, क्योंकि यू आर अवेयर, आपको थोड़ा डर लगता है कि क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं अगर आप वैक्सीनेशन कराते हो तो, एंड वो कितना सेफ होगा आपके लिए। तो सोशल मीडिया, कम्युनिटी वर्कशॉप्स, और इसके अलावा आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स, उनको बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट करना, कम्युनिटी पार्टनरशिप्स, और स्कूल लेवल पे एजुकेशन, जैसे सिक्किम मॉडल में भी हमने देखा, तो स्कूल लेवल टीचर्स, पेरेंट्स, गर्ल्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, तो ये जो पूरा एक नेटवर्क क्रिएट हुआ ऑफ अवेयर सिटीजन्स, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। और इसको एक हम इंडिजिनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं कि सर्वावैक हैज बीन डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बट यहाँ पे कॉस्ट की बात होती है ₹2000, तो इट्स लाइक वेरी एक्सपेंसिव अगर हम इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। तो दिस शुड बी इंक्लूडेड इन द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट वी आर सीइंग डिटर्मिनेंट द मोर वुमेन इन द जॉब मार्केट। तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया में वी आर सीइंग वन ऑफ द एक बार लोवेस्ट। मानसी WHO को बता देना, तो वो कुछ मॉडल था ना 97-70। WHO इज 90-70-90 टारगेट्स जो है, पहले बोलते हैं 90% गर्ल्स फुली वैक्सीनेटेड होनी चाहिए बिटवीन 9 to 15 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद आप स्क्रीनिंग की बात करोगे कि 70% फीमेल दे शुड बी स्क्रीन फॉर द सर्वाइकल कैंसर। तो स्क्रीनिंग में पैप स्मीयर्स टेस्ट जो होता है वो दैट इज यूज्ड फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ द सर्वाइकल कैंसर। एज इज 35 to 45, एंड जो लास्ट 90 है दैट इज की ट्रीटमेंट होना चाहिए 90% जो भी डायग्नोज किए गए हैं विद सर्वाइकल कैंसर। तो ठीक। वैक्सीनेशन, स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है वी आर सीइंग मोर वुमेन इन द जॉब मार्केट। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात हो रही है कि जैसे अगर
एशिया में या इंडिया में भी अगर वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीजेस तो उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट्स बहुत सारे हैं विच आर नॉट ओनली लिमिटेड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बेनिफिट्स टू द इंडियन इकोनॉमी बट ग्लोबली भी। तो यहाँ पे की फैक्टर्स की पहले बात हो रही है कि क्या चैलेंजेस हैं। तो क्यों वुमेन पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में इंडिया में इतने लोअर लेवल पे है? राइट नाउ इट इज क्लोज टू ओनली 33%। तो फर्स्टली तो वी आर सीइंग की पेट्रियार्की, सोशल चैलेंजेस की हम बात कर सकते हैं। पेट्रियार्की, देयर इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन। एंड अभी हम कुछ टाइम पहले हमने कवर किया था, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी आई थी कि ऑन द बेसिस ऑफ वेदर वर्किंग वुमेन इज अ प्रेग्नेंट या फिर उस बेसिस पे आप उनको जॉब से नहीं निकाल सकते हो। तो वो भी कुछ पार्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है जो कि प्रैक्टिकली देखा जाता है। रूट कॉजेस पेट्रियार्की, तो वहीं से जो मल्टीपल एलिमेंट्स ओपन अप हो रहे हैं। लो ह्यूमन कैपिटल, उनकी स्किल्स ट्रेनिंग पे इतना फोकस नहीं किया जाता है। और हमने कल एक और एलिमेंट कवर किया कि प्राइमरी एजुकेशन में तो हमने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% अचीव कर लिया है, बट सेकेंड में 70% है। हायर एजुकेशन में इट इज क्लोज टू 60%, 50% वी कैन से। तो वहाँ पे जो ड्रॉप आउट रेट है उसको हमें टैकल करने की ज़रूरत है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जब हम वुमेन एज अ ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं। तो दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट देयर एजुकेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, supremacy is manifested in terms of values, मतलब कि we associate women with the honor and respect of the family, and then attitudes क्या है, customs क्या है सोसाइटी में, तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। ऑल्सो मानसी जी, इसमें एक प्रॉब्लम हम ये बोल सकते हैं कि रिकॉग्निशन क्या है। जो हाउस होल्ड वर्क होता है, हाउस होल्ड कोर्स होता है, जैसे कि इकोनॉमी तो चलती है प्रोडक्टिविटी के ऊपर चलती है, जो हम मतलब कि पॉलिसीज के थ्रू या जो एक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड वर्क्स होते हैं। लेकिन जनरली जो भी वुमेन घर पे काम करती है, हाउस वर्क करती है, वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता, वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करता। इसलिए टर्म्स भी हाँ, लिखी हुई है कि इंफीरियर वर्क, अनपेड एंड इनविजिबल। इसमें कोई मोबिलिटी नहीं होती, कोई मतलब प्रमोशन नहीं होता, कोई पेंशन नहीं होती, कोई सिक्योरिटी नहीं होती। और जैसे अगर हम देखें कि एक जो टीवी सीरियल है अनुपमा, वो भी इतना फेमस इसलिए हुआ था बिकॉज इट्स लाइक जो विमेन थी हाउस होल्ड वर्कर्स, दे यूज टू गेट रिकॉग्नाइज कि हाँ मतलब जो हम काम करते हैं घर पर उसको कोई भी इतना वैल्यू नहीं करता। एंड वो भी जैसे विमेन एम्पावरमेंट के उसमें ही एक तो वी सिग्निफिकेंट। आर सीइंग कि हाँ, वुमेन पार्टिसिपेशन इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा है कंपेयर टू द फॉर्मल सेक्टर, क्योंकि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर्मल सेक्टर की बात करता है। इनफॉर्मल सेक्टर का हमारे पास एज सच कोई डिस्क्रीट डेटा नहीं है। तो देयर इज ओवर क्राउडिंग इन द स्टीरियोटाइप्ड लो प्रोडक्टिविटी जॉब्स एज फार एज वुमेन इज कंसर्न्ड। एंड जैसे कि फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात कर लो, या जैसे अभी हाउस होल्ड लेवल पे बात करी, दैट इज आल्सो नॉट अकाउंटेड फॉर व्हेन द जीडीपी इज कैलकुलेटेड। तो क्या किया जाना चाहिए, व्हाट आर द सॉल्यूशंस? तो वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज करने के लिए पहले तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो बर्डन है ऑफ अनपेड डोमेस्टिक वर्क उसको कम करने की जरूरत है। एंड केयर बाय रिड्यूसिंग द ड्रजरी या स्ट्रेन ऑफ वर्क जो है, दैट कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ वुमेन। मतलब वुमेन अगर वो जो हाउस होल्ड बर्डन है, इफ दैट वुड बी शेयर्ड विद द फैमिली मेंबर्स, तो वुमेन को वो स्पेस मिल सकता है टू वर्क अपॉन हर ओन प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूविंग हर स्किल्स। तो फुल एफिशिएंट स्टोव, जैसे अब हम उज्ज्वला स्कीम की बात करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। इंडोर पोल्यूशन कम होगा तो उसकी वजह से जो हेल्थ ऑफ वुमेन है वो भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगी। तो प्रिमिटिव स्टोव्स पहले यूज किए जाते थे, एंड अब फुल एफिशिएंट स्टोव्स हैं। प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ वर्क, फॉर एग्जाम्पल वाटर सप्लाई एट देयर डोर स्टेप। तो ये जो बेसिक चैलेंजेस हैं कि उनको पानी लाने के लिए भी इतना इतना किलोमीटर डेली ट्रैवल करना पड़ता है, दैट टू बाय वॉकिंग। तो ये सब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के थ्रू हर घर जल की स्कीम है, तो ये सब के इतने सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। बाय शिफ्टिंग अ पार्ट ऑफ द अनपेड वर्क टू द मेन स्ट्रीम इकोनॉमी, ये पॉसिबल हो सकता है। और जब हम बात करते हैं और फॉर्मल सेक्टर में क्या चीजें की जा रही है, तो जैसे क्रच फैसिलिटीज दे आर बीइंग क्रिएटेड, अगेन दैट इज आल्सो टू रिड्यूस दैट हाउस होल्ड बर्डन, एक तरीके से कि बर्डन ऑफ चाइल्ड या टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, व्हाई इट इज ओनली ऑन द वुमेन। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एट द हाउस होल्ड लेवल, ये एक वी कैन से कि इनिशिएटिंग पॉइंट हो सकता है। तो ऑल्सो मानसी जी, सबऑर्डिनेशन का चैलेंज, हाँ। इसमें जैसे चाइल्ड केयर, डिसेबल्ड केयर, इन सब की बात कर रही है कि केयर ऑफ द ओल्ड, तो यानी कि हम इसको फॉर्मलाइज कर सकते हैं, जैसे कि पेड हो जाए ये, ताकि जो टाइम है जो जा रहा है इस सब में
वो एक्चुअली मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में उसको फिर काउंट करा जाए, एंड इन रिटर्न जो विमेन का टाइम है वो दूसरी चीजों में उनकी जॉब वगैरह में ज्यादा इनपुट दे सके। स्पेसिफिक एग्जांपल्स। Hmm. Higher domestic workers, there is ILO convention that provides minimum basic rights to the domestic workers in the world. तो इवन इनफॉर्मल सेक्टर की बात हो रही है कि firstly we should have their data so that we can take care of their interest. Secondly, adhering to the minimum basic income जो होनी चाहिए उनको वो मिलनी चाहिए. Even जब हम आंगनवाड़ी वर्कर्स की भी बात करते हैं तो they were protesting in states like आंध्र प्रदेश, जो कि उनका ये एक पार्ट ऑफ डिमांड था. देन इंश्योरिंग देम सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इज इम्पोर्टेंट. सेफ वर्किंग कंडीशंस इम्पोर्टेंट. जो 4 लेबर कोड्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए. दे हैव बीन लाइक formulated but अभी तक they have not been implemented. It's been almost you can say close to 2 years. So ये कुछ actions की हम बात कर सकते हैं क्या किया जाना चाहिए. तो इंडिया इट हैज नॉट इवन रैटिफाइड जो एक कन्वेंशन है मिनिमम वेजेस के, मिनिमम सोशल सिक्योरिटी, ओवर टाइम कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए इफ यू आर वर्किंग ओवर टाइम, लिमिटेड वर्किंग आवर्स होने चाहिए. तो ये एक इम्पॉर्टेंट, इंडिया इज नॉट रैटिफाइड. वी कैन लुक फॉर एग्जैक्टली द कन्वेंशन नंबर. तो ये सब इम्पोर्टेंट. अगेन ये भी इसी लेवल पे बात कर रहा है वुमेन्स वर्क पार्टिसिपेशन. तो हेयर वी कैन जस्ट क्विकली हैव अ लुक एट द डेटा. तो the data is from the periodic labor force survey, national sample survey, NSS जो release करता है इसको. the working work participation rate for the women 15 and above, it's around 42% between 1993 or 2004. It has declined to 28% 2011-12 में. Further, it has declined to 22% 2017-18 में. And after that, it has, we can say, surged up till 36% in 2022-23. So we can say कि from 42% firstly 22% तक decline हुआ, उसके बाद again it has revived up to 36%. तो 1993 से 2017-18 तक consistently, we can say continuously, it has declined. After that 2022-23 में it has increased in next 5 years. तो ये एक important data और trend हो गया. And तो अगर हम इवन बात करते हैं क्लॉडिया गोल्डन हु रिसीव द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, तो शी ऑल्सो प्रपोज द फेमस यू शेप्ड कर्व. तो यू शेप्ड कर्व क्या डिपिक्ट करता है कि वुमेन दे आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द लेबर मार्केट एज द एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स मूव्स टू द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, and with the female employment rebounding with the service economy again making space for them. तो यू शेप्ड है कि मतलब पहले जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वो डिक्लाइन हो रहा है, सर्विसेज सेक्टर में इट इज अगेन इंक्रीजिंग. तो ये सेक्टर वाइज बात करता है यू शेप्ड कर्व जो है. तो यू शेप उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बता रहा है 3 डिफरेंट सेक्टर्स में. तो क्योंकि एग्रीकल्चर वर्कफोर्स अगर इंडस्ट्री में मूव करे तो इसका मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर में वुमेन का पार्टिसिपेशन कम हो रहा है. तो इसलिए फर्स्ट हाफ ऑफ ये जो डाउनवर्ड शेपिंग यू है इस चीज को डिपेक्ट कर रहा है. उसके बाद वो फिर से जो इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज इन द सर्विसेज सेक्टर. तो ये एक ट्रेंड है, यहाँ पे भी हम बात कर सकते हैं. बट ओवरऑल अगर हम रूरल इंडिया की बात करते हैं तो वी नो अबाउट द फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर में अगेन वो भी एक तरीके से इनफॉर्मली हो गया कि दे आर नॉट अकाउंटेड फॉर इन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देयर ऑल्सो. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में वी टॉक अबाउट, तो दे आर मोर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड शॉप कीपिंग. So they are working on family farms. Even that has dropped from 23 to 10%. काउंटर आर्ग्यूमेंट या बात हो रही है कि modest decline देखा गया even in terms of the male self-employment in farming from 33 to 25% between 2004-5 and 2017-18. And female work participation rate also declined. So this is in case of the agriculture, दोनों का ही decline हुआ है. Solution अभी हमने ऊपर बात की है extensively.
बर्डन ऑफ वुमेन इन कंस्ट्रक्शन, वही जैसे इनफॉर्मल इकोनॉमी की यहाँ बात हो रही है, तो हाउ द कंस्ट्रक्शन सेक्टर कैन अब्सॉर्ब मोर वुमेन, स्पेशली जो माइग्रेंट वर्कफोर्स है। तो माइग्रेंट्स में भी वी आर सेइंग कि वुमेन दे स्टे बैक and they are, that is why, more engaged in the agriculture, and the male counterparts they move to the urban areas, or migrants who working in the construction sector. So female labor force participation rate remains a pressing concern in India. तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स ऑफ द माइग्रेंट फीमेल लेबर फोर्स, स्पेशली जो अगर हम SC ST कम्युनिटीज की बात करते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। एंड कंसर्न यहाँ पे ये है कि ये सीजनल इन नेचर है, कि और मतलब कि ये ट्रेंड ज्यादा तब भी होता है जब एग्रीकल्चर, सपोज एग्रीकल्चर इज ऑल्सो सीजनल, तो जब एग्रीकल्चर सपोज हार्वेस्ट हो जाता है तब इतना काम नहीं होता है, तो देन ऑल्सो माइग्रेंट्स जो नंबर है दे इंक्रीज। तो टाइम यूज सर्वे 2019 का ये बोल रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन्होंने डेटा एनालाइज किया, बोला कि जो क्वालिटेटिव प्राइमरी डेटा है वो हमें ये बता रहे हैं कि नॉट जस्ट हाउ मच टाइम वुमेन स्पेंड ऑन द पेड वर्क, बट ऑल्सो जो नेचर ऑफ देयर वर्क इन पर्टिकुलर सेक्टर्स। सो इवन यहाँ पे यही बात है कि उनको मिनिमम वेजेस गारंटी नहीं होती है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, सेफ वर्किंग कंडीशंस नहीं है, एंड लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, ओवर टाइम कराया जाता है, बट कॉन्सिक्वेंटली उनको उतना पे नहीं मिलता है। मानसी, इसमें दो डेटा है विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन सेक्टर। ओनली 12% ऑफ वुमेन, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में टोटल जो है 1.1 14 पॉइंट कुछ मिलियन है, जिसमें से 12% सिर्फ वुमेन है, और उनको 30 to 40% लेस मिलता है एज कम्पेयर टू मेल काउंटर पार्ट्स। हाँ, ये डिस्क्रिमिनेशन भी है मेल फीमेल में। तो greater use of technology and automation, many of these tasks may become redundant, potentially reducing the opportunities for women। तो जैसे कि AI के कॉन्टेक्स्ट में भी हम बात करते हैं कि हाईली स्किल्ड जॉब्स क्रिएट हो सकती है, जो लो स्किल्ड है उसको AI रिप्लेस कर सकता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये बोला जा रहा है, जो टेक्नोलॉजी है जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हेल्प करती है, और जो मशीन्स आ गई हैं, तो दे कैन रिप्लेस द जॉब्स एंड जो अपॉर्चुनिटीज वुमेन के लिए अवेलेबल हैं। तो स्किलिंग यहाँ पे अगेन, स्किलिंग ही घूम फिर के हर जगह इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड टू सस्टेन देयर बेटर पार्टिसिपेशन। एंड उनको ट्रेन किया जा सकता है कि आप मशीनरी को कैसे ऑपरेट कर सकते हो, तो मशीन उनकी जॉब एक्चुअली नहीं लेगी। हम बोल सकते हैं कि जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो और इंक्रीज हो जाएगी थ्रू दिस। तो स्किलिंग इज बिकमिंग मच मोर इम्पॉर्टेंट। और जैसे हम बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो इंडिया में भी, तो कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या डिपिक्ट करता है कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने यूनिट ऑफ कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल में मशीनरी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। तो जैसे जैसे अगेन लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी थ्रू स्किलिंग, तो हमें लेस यूनिट ऑफ कैपिटल चाहिएगा टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। तो आप एक बार एग्जैक्ट फिगर देख लो, इंडिया में करेंटली कैपिटल आउटपुट रेशियो कितना, आई थिंक इट इज क्लोज टू 11% समथिंग, 11 या 14%। अगेन जेंडर गैप हेल्थ रिसर्च में बात हो रही है कि हेल्थ रिसर्च में अगेन हम प्रायोरिटी आउटपुट देते हैं। रेशियो तो 4% है। कौन से कैपिटल आउटपुट रेशियो की बात करें? कैपिटल आउटपुट रेशियो 4% है इंडिया में। हाँ, लेबर का बात हो रहा है ना। हाँ, ओवरऑल ठीक है, 4% होगा। हेल्थ रिसर्च में भी जेंडर गैप की बात कर रहे हैं, तो वी आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग वुमेन हेल्थ, जहाँ पे एक्चुअली हेल्थ इक्विटी की बात हो रही है। तो वुमेन हेल्थ में कौन से फोकस एरियाज, अगेन हम बात करें तो लाइक न्यूट्रिशन एक इम्पॉर्टेंट है सबसे, अगर हम ब्रॉडर हेड की बात करते हैं। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की हम बात करते हैं, इंडोर पोल्यूशन की वजह से जो इवन लाइक आई रिलेटेड डिजीजेज हैं, या दे गेट इन्फेक्टेड टू डिजीज विच आर रिलेटेड टू लंग्स, लाइक TB की बात करते हैं, तो वी आर नॉट emphasizing या prioritizing on that। तो क्लोजिंग द वुमेन्स हेल्थ गैप रिपोर्ट बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग द वुमेन्स हेल्थ गैप। तो इसमें एक हिस्टोरिकल, हाँ
इसमें कीवर्ड लिखा हुआ है गुड हेल्थ इज फंडामेंटल, और अगर एक्सेसिबिलिटी हेल्थ केयर में नहीं है, इट इज अ इनविजिबल बैरियर टुवर्ड्स द वुमेन हाँ एम्पावरमेंट। एक विजिबल बैरियर दिख रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेजेस गैप टेंजेबल है, कर सकते हैं आप, लेकिन एक तरह का इनविजिबल बैरियर है अगर हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो जिसको गैप फुलफिल करना चाहिए। यहाँ पे सोल्यूशंस ये बता रहे हैं कि पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा थ्रू डेटा प्रॉपर एनालिसिस करके कि कितना जेंडर डिफरेंसेस एग्जिस्ट एक्चुअली कर रहा है क्लिनिकल ट्रायल्स में। उसके बाद सेकंड स्टेप होना चाहिए कि जो ड्रग लेबल्स हैं दे शुड आल्सो बी मेड लाइक जेंडर इंक्लूसिव इन टर्म्स ऑफ लाइक सपोज आप कोई मेडिसिन बाय कर रहे हो एंड दी वुमन इज प्रेग्नेंट, तो उस पे प्रॉपर डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए कि वेदर इट इज गोइंग टू बी सेफ फॉर कंजम्पशन और नॉट। Then we need to empower the healthcare providers and patients with this information. And third बोला जा रहा है कि हमें prioritize करना चाहिए recruitment of women in the clinical trials also. Adequate representation होना चाहिए। Fourth क्यों ऐसा होता है? imperative है। क्योंकि बॉडीली चेंजेस दोनों डिफरेंट है, हार्मोनल चेंज डिफरेंट है, और जो क्लिनिकल ट्रायल जो यूज करते हैं बिग कंपनी बिग फार्मास, दे मोस्टली एम्प्लॉय मेन। मेन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, मोस्टली नहीं। मेन का 70-30 होगा, 80-20 होगा, तो उससे क्या होता है एफिकेसी ऑफ द ड्रग्स। फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर लेबर रिलेटेड पेन होता है, पीरियड से पेन होता है, तो जो ड्रग्स का एफिकेसी है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसका बॉडीली चेंज है, पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम थोड़ा चेंज है एज कम्पेयर टू मेन। हम्म। तो हाँ इसीलिए इस चीज क्लिनिकल ट्रायल में भी वुमेन को स्टडी भी कर। रिक्रूट करना चाहिए। तो हम्म। ये तो इसी चीज को एंड में स्टडी करना भी इम्पोर्टेंट है सेग्रीगेट करके कि मेल स्पेसिफिक एंड वुमेन स्पेसिफिक, तभी इवन ड्रग एफिशिएंसी और इम्प्रूव हो सकती है। और लास्ट में आपने बोल दिया कि गुड हेल्थ इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। तो जो इनविजिबल बैरियर एक तरीके से एग्जिस्ट करता है इन इक्विटेबल हेल्थ केयर एक्सेस, दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड। अगेन यहाँ पे आ गया टीबी की बात कर रहे थे, तो टीबी केयर इज शेप्ड बाय जेंडर नॉर्म्स, इकोनॉमिक प्रिकैरिटी। इकोनॉमिक प्रिकैरिटी मतलब इंस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, आपकी इनकम फिक्स नहीं है, तो इसलिए मिनिमम इनकम आपको मिल रही है नहीं मिल रही, मिनिमम वेजेस जो हम बोलते हैं वो भी इसी चीज से कनेक्टेड है। तो इंटरनेशनल वुमेन डे जैसे बोला गया, तो होमलेस वुमेन इन इंडिया जो है दे आर फेसिंग द मोस्ट टेरेबल प्रेडिकमेंट। टीबी की अगर हम बात करते हैं तो टीबी एज अ डिजीज अगर हम बोले तो इट इट कैन बी पल्मोनरी, नॉन पल्मोनरी मतलब लंग्स में भी हो सकता है, किसी और बॉडी पार्ट में भी हो सकता है। इट इज कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम, तो बैक्टीरिया कॉज्ड है। एंड we are having a vaccination also for TB, which is again a part of the universal health immunization program. Apart from this, यहाँ पे अगर हम बोले कि इकोनॉमिक प्रिकैरिटी चैलेंजेस वही है, पेट्रियार्कल नॉर्म्स, तो दे डिसाइड कि सिम्टम्स एक्यूरेटली डिसाइड हो रहे नहीं हो रहे हैं। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये है टीबी को ट्रीट करने के लिए कि 6 मंथ के लिए जो ड्रग रिजीम है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, आपको रेगुलरली ऑन टाइम आपको मेडिसिन डेली लेना इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक भी मेडिसिन स्किप कर देते हो तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके डिजीज के ऊपर भी, आप प्रॉपरली 100% उसको ट्रीट नहीं कर पाते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस ये बोला जा रहा है कि होमलेस वुमेन में वी आर सीइंग 85 per थाउजेंड पॉपुलेशन, दिस इज द फिगर of overall occurrence of TB। तो chances of occurring TB is more in the homeless women क्योंकि TB और न्यूट्रिशन कनेक्टेड है। तो इवन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, जो स्कीम्स जैसे हम हमेशा डिबेट करते कि मिनिमम इनकम दी जानी चाहिए, यूनिवर्सल जो मिनिमम इनकम होना चाहिए, जो कि अभी सपोज एग्जाम्पल ले तो पीएम किसान वो स्कीम है, डायरेक्टली आपको पैसा दिया जा रहा है एनुअली ₹6,000। तो जो पैसा है क्या वो एक्चुअली फूड के लिए यूज किया जाएगा, जो मतलब मेन पर्पस है जिसके लिए दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखा गया कि जो पैसा दिया गया टू वुमेन, ऑफन इट इज यूज टू बाय फूड फॉर द एंटायर फैमिली। तो फूड क्रिटिकल एलिमेंट है टीबी केयर का, जैसे कि बोला कि न्यूट्रिशन, तो पुअर न्यूट्रिशन की वजह से ही टीबी भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे भी अगेन डेटा गैप है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट बाय WHO। तो होमलेस, तो वहाँ पे होमलेस वुमेन का डेटा इंपॉर्टेंट है। इंडियाज निक्षय पोषण योजना, दिस इज फॉर टीबी 2018 में, दिस वाज इंटीग्रेटेड द नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम।
तो मंथली कैश इंसेंटिव दिया जाता है 500 का थ्रू डीबीटी। और एक और न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोग्राम जो हमने लॉन्च किया 2022, निक्षय मित्रा फूड बास्केट वर्थ ₹700। तो इट्स ऑल डिजिटल। ये 2 एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्या हमने स्टेप्स लिए हैं। एनजीओ पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, लाइक एनजीओ ह्यूमना इंडिया। तो इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा भी एनजीओ का रोल इम्पोर्टेंट है। तो इलिटरेसी रेट इज वेरी हाई, मोर सो फॉर वुमेन। जो सोशल रीजंस हमने कवर किए, होमलेसनेस, सोशल स्टिग्मा, और इससे स्टिग्मा भी 2 से 3 पॉइंट एडिशनल लिखे हुए हैं, तो हम्म प्रेरणा आप इनको लिख लेना। फूड इज क्रिटिकल इन टीबी केयर। तो 55% नए टीबी के केस एनुअल इंडिया में देखने को मिलते हैं। क्या कारण है? पुअर न्यूट्रिशन। एक आप ये लिखो। दूसरा, 39 to 48% रिडक्शन जो है टीबी के डिसीज में, ये लैंडमार्क राशन ट्रायल लैंसेट रिपोर्ट, इसका आप लिख लो। इसके अलावा टीबी के जो केस हैं, 1/3 केस अनडायग्नोज रह जाते हैं हर साल। नेशनल टीबी प्रोग्राम जो है 2017 के अंदर आया, एक्टिव केस फाइंडिंग करता है आउटसाइड द हेल्थ केयर सेटिंग्स, हाई रिस्क पॉपुलेशन के अंदर, जिससे हमने देखा कि वुमेन के अंदर भी, जो होमलेस वुमेन है उनके अंदर सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। ट्रीटमेंट नहीं है, सोशल ऑस्टिफिकेशन होता है। आप स्टिग्मा मान लेते हैं इस चीज को, आप जो एलिनिएशन कर देते हैं वुमेन का या फिर जो टीबी डायग्नोज टीबी अफेक्टेड पेशेंट्स होते हैं उनका। मेडिकेशंस आप छोड़ देते हैं बीच में, आपको लगता है हम ठीक हो गए हैं, लेकिन उसको लेना चाहिए, जैसा भी बताया मानसी ने। इसके बाद न्यूट्रिशन में तो हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, और अलग अलग उसमें हमें देखना है कि जो एनएफएसए 2013 का एक्ट है, उसके अंदर भी हम किस तरीके से रीजनल स्पेसिफिक फूड दे सकते हैं, न्यूट्रिशन बास्केट को एनलार्ज कर सकते हैं। सो दिस मच वी कैन टेक यहाँ फ्रॉम। पे नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम में फोकस किया हेल्थ केयर सेटिंग्स के बाहर जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है तो उसको आइडेंटिफाई करना। और यहाँ पे 39 to 48% बोला जा रहा है। अगर हम इंडिविजुअली टारगेटेडली न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे फोकस करेंगे तो उसी से सिर्फ मतलब अराउंड 48% तक टीबी केसेस रिड्यूस हो सकते हैं, हुए नहीं है अभी। तो ये डेटा एक्सट्रापोलेशन हमें बता रहे हैं। पेनिसिलिन जी अगेन, इसको फिर से इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की बात की जा रही है। तो पेनिसिलिन जी हमने कवर किया है। पेनिसिलिन जी क्या है? एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग द जेनेरिक ड्रग्स लाइक एंटीबायोटिक्स के लिए स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप क्यों की। हम जब मैन्युफैक्चर कर रहे थे तो क्यों हमने रोका? क्योंकि उस टाइम पे हम देखेंगे कि चाइना ने बल्क में पेनिसिलिन जी जो एपीआईज हैं उनको मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया। तो बिकॉज वो चीपर थे कंपेयर्ड टू वो जो जिस प्राइस पे हम इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे थे, तो दैट इज व्हाई वी हैड टू स्टॉप द ऑपरेशंस एंड वी बिकेम इम्पोर्ट डिपेंडेंट अपॉन चाइना। और इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कितनी है? 90% एपीआई एंटीबायोटिक्स के लिए हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। तो दिस इज ये चीज हाईलाइट हुई कोविड-19 टाइम पीरियड में कि अगर सपोज चाइना परसेंटेज ऑफ जो वो हमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको कम कर देता है, तो जो हमारा विजन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बीइंग द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेनेरिक मेडिसिन, वो नहीं फुलफिल हो पाएगा। और एक तरीके से पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी, जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ सिक्योरिटी है, उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। कोलैप्स होने के चांसेस है कि अगर आप जेनेरिक मेडिसिन उतनी नंबर में जितनी डिमांड है उसमें प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे तो इट कैन गेट इम्पैक्टेड। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब हम जो रीस्टार्ट कर रहे हैं तो रीस्टार्ट करने की ज़रूरत अब हमें क्यों पड़ी, क्यों हम रीस्टार्ट कर रहे हैं उसको एक्चुअली, जब अगर हमें सस्ते में चाइना से मिल रहा है। तो पहला तो नीड वाज फेल्ट कि जैसे कि हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, तो दैट लेड टू बिगिनिंग ऑफ द ऑपरेशंस। फिर ये बोला जा रहा है कि इनिशियल कॉस्ट जो है इसको मैन्युफैक्चर करने की, आपको इतना ज़्यादा फिर से वर्किंग कैपिटल चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट, तो दैट इज इट टुक टाइम टू रीस्टार्ट। तो ऑल ऑफ दैट वाज टेकन केयर ऑफ, कॉस्ट इंटेंसिव है, इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। थर्डली वी आर सीइंग कि
चाइना एक वेल इस्टेब्लिश्ड सप्लायर है, तो कंपटीशन बहुत बड़ा है, तो उस लेवल पे स्केल पे compete करने के लिए भी आपको टाइम, प्रिपरेशंस एंड प्लानिंग की जरूरत है। तो इसीलिए इट टुक 3 decades टू रीस्टार्ट द ऑपरेशंस, 30 years टू compete with the different players in the market। तो हमने PLI स्कीम की हम बात कर सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इन रीस्टार्टिंग द ऑपरेशंस। तो इसमें वी आर सीइंग कि 90% पहले इनिशियली, सॉरी नॉट 90%, 20% फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा पहले 4 सालों के लिए। नेक्स्ट 5th ईयर के लिए 15% फाइनेंशियल इंसेंटिव रहेगा, जो भी हमारा इंक्रीमेंटल आउटपुट रहेगा एज फार एज API इज कंसर्न्ड। सो यहाँ पे यही इन डिटेल ये बोला जा रहा है। मानसी वो पिछले आर्टिकल में आना अगर ये हो गया तो ये वाला स्किन केयर वाला। तो इंडिया में स्किन केयर से रिलेटेड अगर बोला जाए तो सोल्यूशन क्या होना चाहिए और पहला प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम पहला बात ये है कि आजकल जो बच्चे हैं वो भी स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं और स्किन केयर रूटीन सबको करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो स्किन लाइटनिंग क्रीम यूज करते हैं, इसमें स्टेरॉयड होते हैं, ड्रग्स होते हैं, दैट इज कॉजिंग अ पीलिंग एजेंट, दैट इज कॉजिंग अ सीवियर इरिटेंट रिएक्शन ऑन द स्किन। क्यों ऐसा होता है कि सोशल मीडिया चलाते हैं, टिकटॉक, फेसबुक, बाकी सब, उसमें दिखता है कि लाइटर स्किन, ग्लासी स्किन और सुंदरता मतलब फेयरनेस डायरेक्टली कनेक्शन किया जाता है, तो उससे एक स्टिग्मा क्रिएट होता है, सेल्फ स्टीम जो होता है वो एक तरह से घटता है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऑन द यंग इन्फ्लुएंशियल माइंड। तो पूरा जो इंडस्ट्री है स्किन केयर से रिलेटेड वो एक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द जो चिल्ड्रन है और साथ साथ फिर परिवार बाकी लोगों उस पर क्रिएट करते हैं और उसके कारण पूरा स्किन केयर रूटीन से कारण अफेक्ट होता है। नेचुरल इंग्रेडिएंट ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, लेकिन प्रॉब्लम है कि आजकल जो हर्बल प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं उसमें भी एक तरह से व्हाइट वॉशिंग है, ग्रीन वॉशिंग इसको बोल सकते हैं कि नेचुरल है लेकिन उसमें होता नहीं है ऐसा। तो क्या करना चाहिए? पहली बात है कि स्किन केयर और जो स्किन से रिलेटेड जो भी इशू इंडिया में वो भी रेगुलेट नहीं होता है अंडर द CDSCO। हमेशा हम लोग बात करते हैं कॉस्मेटिक का, तो कॉस्मेटिक के अंदर इसको भी इंक्लूड करना चाहिए, बेबी स्किन प्रोडक्ट बाकी सबको भी। और जेनरिक मेडिसिन जैसे होता है वैसे ही जो लोकल डेवलप्ड प्रोडक्ट है इसको भी एक तरह से लोगों के अंदर अवेयर करना चाहिए कि क्या क्या दिखना चाहिए इंग्रेडिएंट के अंदर, वैसा भी दिखते नहीं है, उसके कारण लॉन्ग टर्म में घाटा हो जाता है। और एक और सोल्यूशन नहीं हो ये सकता है, चाइल्ड स्पेसिफिक, हाँ चाइल्ड स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स आ सकते हैं मार्केट में, जैसे USA में है। लाइक मेकअप प्रोडक्ट्स की भी आप अगर बात करो तो चाइल्ड स्पेसिफिक हो सकते हैं। हाँ ओके, वी ठीक कैन है। कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लिंक।